जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, अगर आपको 2025 में दरोगा बनना है, अगर आपको एक सीट चाहिए दरोगा का, तो उसके लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के थ्रू एक होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है, ठीक है, जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। आपको पीटी में पता होगा, जिस मतलब टोटल 75 क्वेश्चन सर टारगेट रखे हैं। तो इस टोटल होमवर्क सीरीज को अगर आपको फॉलो करना है तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए। आपको टाइम टू टाइम सारे PDF वगैरह सब कुछ मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, तो आप लोग फटाफट टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइएगा। और आज डे 13 है, जो कि 12 फरवरी 2025 को ये डिस्कशन सर के द्वारा किया गया है। तो इस सब को मैं बहुत अच्छी तरीके से कवर कर रही हूँ, पूरा 1 बाय 1 कवर कर रही हूँ। तो अगर आपको पसंद आता है तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, आपको डेली टाइम पे मिल जाएगा। और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, ताकि ये होमवर्क सीरीज मैं अच्छे तरीके से फॉलो कर सकूँ। और ये डिस्कशन आपको कैसा लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो डे 13 का हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये 12 फरवरी के सारे डिस्कशन करवाए गए हैं HW का। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में WTO द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल निर्यात सेवा में भारत का स्थान कितने नंबर का है। तो ये 4th नंबर का भारत का स्थान है। किस में है? तो डिजिटल निर्यात सेवा में है। वहीं पे दूरसंचार में भारत का स्थान कितने नंबर का है? तो ये 2nd नंबर पे है। स्मार्टफोन के मामले में भारत का स्थान जो है वो 2nd नंबर पे है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में एग्जाम में ये आया है, तो इसे याद रखिएगा। अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो विश्व में भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो 5वें नंबर की है, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, ये WTO है, जो TO जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को किया गया था। इसका जो हेड क्वार्टर है वो आपका जनेवा में, ठीक है, काफ़ी बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा। WTO या फिर WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दोनों की जो हेड क्वार्टर है ना वो जनेवा में ही है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत द्वारा तेल आयात के लिए पहली बार किस अरब देशों को रुपए में उन्होंने भुगतान किया है। तो UAE में उन्होंने रुपए में भुगतान किया है और रुपए दे के उन्होंने तेल का आयात करा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। शिक्षा पर सम्मेलन 2024 किस देश में आयोजन किया गया है 2024 का? तो ये भी UAE में ही किया गया है। अगर COP28 की बात करते हैं तो इसका आयोजन भी अभी UAE में ही किया गया था, 28 का। अगर आपसे COP29 का पूछा जाएगा तो आपको ध्यान रखना है, 3-4 COP याद रखनी है। जैसे कि 28 का आपको याद रखना है कहाँ पे हुआ है, तो UAE में हुआ है। 29 का आपका अजरबैजान के बाकू में हुआ है। और COP30 का जो आयोजन है ना वो ब्राज़ील में होगा। तो इस तरीके से इसे भी ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कैबिनेट द्वारा पैन 2.0 परियोजना को लागू किया गया, तो इसका संबंध किससे है? ये पैन 2.0 जो परियोजना है ना, इसका संबंध है आयकर विभाग से, ठीक है। अब ये कैबिनेट की जो संकल्पना है जो कि भारत में आई है, तो वो कहाँ से आया है? तो ये ब्रिटेन से आया है। इस प्रणाली को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अटल पेंशन वार्षिक योजना अवार्ड किस बैंक को दिया गया है? तो अभी हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसके लिए? तो 2023-24 के लिए। बात करते हैं कि अटल पेंशन योजना कब शुरू हुआ था, तो ये 2015 में शुरू किया गया था। NPS जिसे हम नई पेंशन योजना कहते हैं, तो इसकी मंजूरी अभी हाल ही में 2024 में दिया गया है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा, ये लेटेस्ट का करेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कथन दिया गया है और पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है। तो दिसंबर 2024 में लोकसभा में रेलवे संशोधन विधेयक 2024 पारित किया गया था, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि यह विधेयक से रेलवे बोर्ड की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए उद्देश्य को पूरा करता है और जिसके परिणाम स्वरूप रेलवे नेटवर्क का कुशल विकास हो सकेगा। देखिए, दोनों का दोनों जो है ना वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 और रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के कानून में सुधार लाने के लिए लोकसभा में कौन सा अधिनियम पारित किया गया है? तो इसे ध्यान रखिएगा, बैंकिंग सुधार अधिनियम 2024 पारित किया गया। अब देखिए, यहाँ पे RBI का टॉपिक है, तो RBI से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आता है। जैसे कि RBI की जो स्थापना हुई थी ना वो कौन से एक्ट के थ्रू हुई थी? तो 1934 के एक्ट के थ्रू 1935 में RBI की स्थापना होती है, ठीक है। जब RBI की स्थापना होती है तो इसके पहले अध्यक्ष भी बनते हैं। तो अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और इनका जो टाइम पीरियड होता है ना वो 3 साल का ही होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो पहले जो अध्यक्ष बने थे उनका नाम था A स्मिथ, जो कि यूरोपीय मतलब अंग्रेजी अध्यक्ष थे, ठीक है। और अगर कहा जाए कि भारत की पहली अध्यक्ष RBI के कौन बने हैं, तो वो CD देशमुख बने। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इससे ध्यान रखिएगा। अभी रिसेंट में अध्यक्ष
26वें नंबर के अध्यक्ष बने हैं न्यू वाले, तो उनका नाम भी याद रखिएगा, संजय मल्होत्रा, जिनका 26वें नंबर के हैं। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट जो है ना आपके इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोन ओसिफिकेशन टेस्ट के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही है पूछा गया। देखिए ये जो टेस्ट है ना वो आयु वाला टेस्ट है। ठीक है, वास्तविक आयु जानने वाला एक टेस्ट है। इसमें क्या होता है कि कोई भी खिलाड़ी होते हैं, जैसे कि वो 35 साल के हैं लेकिन वो मैच कौन सा खेल रहे हैं, वो 30 साल वाले बंदों के साथ मैच खेल रहे हैं, तो 35 साल के जो खिलाड़ी हैं उनका तजुर्बा ऑलमोस्ट इनसे ज़्यादा होगा, राइट। तो इसी को रोकने के लिए जो है ना वो ये टेस्ट किया जाता है। तो इसका कथन पहला है कि व्यक्ति को मानसिक आयु का पता लगाने के लिए बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट किया जाता है। बिल्कुल भी नहीं, ये मानसिक आयु नहीं पता लगाता है, ये वास्तविक आयु पता लगाता है, ध्यान रखिएगा। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे दूसरा कथन है कि इस परीक्षण को अचीकरण परीक्षण भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। इस परीक्षण का उपयोग अस्थि के संलयन स्तर का विश्लेषण करके किसी व्यक्ति की, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बहुसदस्यीय निर्वाचन प्रणाली को कब लागू किया गया था और इसे कब समाप्त किया गया था। देखिए ये जो बहुसदस्यीय निर्वाचन प्रणाली है ना इसको लागू किया गया था 1951-52 से ये शुरू हुआ था और 1957 में इसको समाप्त कर दिया गया था। अब देखिए यहाँ पे चुनाव प्रणाली की बात करते हैं, जिसकी स्थापना भारत में कब होती है, 25 जनवरी 1950 को भारत में चुनाव प्रणाली की मतलब कि चुनाव आयोग की स्थापना होती है। और इसके पहले हेड कौन थे, सुकुमार सेन थे। अगर महिला हेड के बारे में आकर आपको पूछा जाएगा, क्योंकि काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है, तो उनका नाम याद रखिएगा, रमा देवी। ठीक है, और वर्तमान में भी हाल ही में चुनाव आयोग के अध्यक्ष कौन है, जो कि 25वें नंबर के हैं, इनका नाम याद रखिएगा, राजीव कुमार। बिहार के काफ़ी एग्जाम में ये पूछा गया। ठीक है, तो इसे भी आप रट जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में मुद्रास्फीति की जो दर है वो कितना प्रतिशत जो है निर्धारित किया गया था। सबसे पहले जो ये जो इन्फ्लेशन रेट होता है ना वो आरबीआई ही तय करता है। ठीक है, तो 4.5% पहले था जो उन्होंने 2022 से लेकर 24 तक के लिए तय किया था। अभी हाल ही में उन्होंने 4.8% कर दिया। ठीक है, 4.5 से उन्होंने 4.8 कर दिया है, किसके लिए, 2024 से 25 तक के लिए। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है कि इंद्रधनुष योजना, यहाँ पे मिशन कर लीजिएगा, मिशन इंद्रधनुष योजना की जो शुरुआत है वो कब किया गया था और इसका संबंध किससे है। तो 2014 में यूपी का जो बलिया है वहाँ से इसका शुरुआत किया गया था। इसका उद्देश्य था सार्वभौमिक टीकाकरण। ठीक है, इसमें 7 प्रकार के टीके लगवाए जाते हैं। तो इसका नाम याद रखिएगा, इसका संबंध किससे है, टीकाकरण से। काफ़ी एग्जाम में तो बस यही पूछा है कि मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है, तो टीकाकरण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में एकता, समानता और बंधुत्व, जो कि आपने प्रस्तावना में पढ़ा होगा, तो इसको कहाँ से ऐड किया गया भारतीय संविधान में। देखिए जब फ्रांसीसी क्रांति हो रही थी ना 1789 में, तो यहाँ पे ये जो तीनों वर्ड है ना ये काफ़ी चर्चे में थी, तो भारतीय संविधान ने इनको फ्रांस से ही एक्सेप्ट करा है। अब देखिए फ्रांसीसी क्रांति से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि जब फ्रांसीसी क्रांति हो रही थी तो उस समय फ्रांस के आप राजा कह सकते हो वो कौन थे, तो लुई 16वां थे, इनका नाम याद रखिएगा। और ये किस वंश से संबंधित है, बुबरो वंश से संबंधित है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की घोषणा कब करते हैं। अब देखिए ये मानवाधिकार है, मानवाधिकार कहने का मतलब क्या हो गया, मानव का जो अधिकार होता है ना उसको ये आयोग देखता है कि कोई किसी मानव के अधिकार का हनन तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये विश्व के स्तर पे भी है और राज्य के स्तर पे भी है। तो सबसे पहले मानवाधिकार आया ही कब था, तो 1945 में आया था, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसको कब स्थापित किया गया था, तो याद रखिएगा 10 दिसंबर 1948 को। ठीक है, और इसीलिए 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। वहीं पे अगर राष्ट्रीय मानवाधिकार की बात करते हैं, जो कि भारत का मतलब हर राष्ट्र अपना अपना बनाते हैं, तो भारत ने भी बनाया है कब, तो 1992 से 93 में। ठीक है, तो ये डेट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान, देखिए ये जो संस्थान है ना वो वनों का सर्वेक्षण करती है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जो है ना वो देहरादून में। ध्यान रखिएगा यही वन सर्वेक्षण है संस्थान है जो कि
FSR रिपोर्ट भी निकालती हैं, ठीक है। इसमें जो है रिपोर्ट निकाला जाता है प्रत्येक 2 साल में, और इसमें बताया जाता है कि कहाँ पे वनों में वृद्धि हुई है, कहाँ पे कमी है। तो इस रिपोर्ट अभी लेटेस्ट निकाला गया था, उसमें बताया गया था कि सबसे ज़्यादा वन आच्छादित जो क्षेत्र है ना वो MP है, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए एरिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। अगर सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ पे हुई है तो उस परिस्थिति में छत्तीसगढ़ हो जाएगा। तो ठीक है, तीनों पॉइंट को याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुगौली की संधि किस वर्ष और किन के बीच में किया गया था। देखिए 1815-16 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में ये सुगौली की संधि होती है। अगर बात करते हैं हम नेपाल की, तो ये हमारे भारत के उत्तर में अवस्थित है, जो कि बिहार से टचअप होता है, यूपी से भी टचअप होता है, बिहार से भी होता है। तो भारत और नेपाल के बीच में 3 विभाजित क्षेत्र हैं, ठीक है। एक काला पानी विवादित क्षेत्र है, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे ध्यान रखिएगा। लिपू लेक हो गया और लिम्पूधुरा हो गया, ठीक है। तो तीनों विभाजित क्षेत्र को आपको ध्यान में रखना है, और ये सुगौली की संधि को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी में गिरा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, यह प्रकाश की कौन सी घटना के कारण होता है। तो आप जब लाइट का टॉपिक पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे आपको प्रकाश का अपवर्तन, परिवर्तन, काफ़ी चीज़ पढ़ने का होगा। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयनीकरण की प्रक्रिया में पदार्थ की कौन सी अवस्था में परिवर्तित होता है। आपको पता होगा कि पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, टोटल 5 अवस्था होती है, ठीक है। पहला ठोस होता है, द्रव होता है, गैस होता है, प्लाज्मा होता है और बोस आइंस्टाइन होता है। तो ये जो प्लाज्मा वाला जो पोर्शन होता है ना, यहाँ पे हाई टेम्परेचर दिया जाता है, ठीक है। तो यहीं पे क्या होता है, आयनीकृत हो जाता है। वहीं पे बात अगर हम बोस आइंस्टाइन के करते हैं, तो जब पदार्थ का सबसे टेम्परेचर एकदम सबसे ज़्यादा कम कर दिया जाता है, जिसको हम एब्सोल्यूट जीरो या फिर परम शून्य कहते हैं, तो उस परिस्थिति में क्या प्राप्त होता है, हमें बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट प्राप्त होता है, जो कि पदार्थ की 5वीं अवस्था में। तो यहाँ पे निम्न टेम्परेचर होता है, हाई निम्न टेम्परेचर होता है, और यहाँ पे जो है वो हाई उच्च टेम्परेचर होता है। तो दोनों को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार के एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि 16वां वित्त आयोग का कार्यकाल कब से कब तक है। तो यहाँ ये तो क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा गया था कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे, क्योंकि ये लेटेस्ट बने थे, अरविंद पनगाड़िया जी, ठीक है। तो इनका जो टाइम पीरियड है ना, वो 1 अप्रैल 2026 से 2031 तक इनका टाइम पीरियड है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जठर ग्रंथियां हमारे शरीर के किस भाग में पाई जाती है। तो ये जो जठर ग्रंथि है ना, वो स्टमक में पाई जाती है, और यहाँ से 2 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, एक पेप्सिन होता है और एक रेनिन होता है। पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट कर देता है, वहीं पे जो रेनिन होता है ना, वो दूध का पाचन करता है, ठीक है। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या होता है। तो उस देश का आप GDP देख लो, वही सबसे इम्पॉर्टेंट मानक होता है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना किस समझौते के तहत किया गया था। देखिए पेरिस समझौता 2015 हुआ था ना, फ्रांस और भारत ने उस टाइम डिसाइड किया था कि हम ISA का गठन करेंगे, ठीक है। और ये एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय भारत के हरियाणा के गुरुग्राम में है। तो इसका मुख्यालय भी ध्यान रखिएगा, मुख्यालय भी, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय तटरक्षक बल के गठन की अवधारणा किस युद्ध के बाद में अस्तित्व में आई थी। तो ये भारत पाकिस्तान का जो युद्ध था 1971 का, उसके बाद आई थी। बात करते हैं 1971 की। 1971 में ही बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी, तो ये फैक्ट भी ध्यान में रखिएगा। और बांग्लादेश का जो फल का नाम क्या है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताशकंद समझौता 1966 के लिए दोनों पक्षों को ताशकंद में किसके द्वारा आमंत्रित किया गया था। देखिए ताशकंद समझौता जो था ना, वो भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ था, 1966 में हुआ था। तो USSR ने दोनों को आमंत्रित किया था। तो दोनों की तरफ से कौन कौन थे, इनका नाम याद रखिएगा। भारत की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री जी थे, वहीं पे पाकिस्तान की तरफ से अयूब ख थे, ठीक है। तो उनका नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि पराक्रम दिवस जो है वो कब मनाया जाता है और किन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। तो ये प्रत्येक साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, और ये सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक गैसों का मुख्य घटक क्या होता है। देखिए प्राकृतिक गैस जो होते हैं ना उनका मुख्य घटक होता है इथेन। अगर वहीं पे आपका पूछा जाएगा कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है तो आपको ध्यान रखना है वो मीथेन होता है। और वहीं पे अगर एलपीजी का मुख्य घटक पूछा जाएगा आपसे तो आपको याद रखना है ब्यूटेन होता है। ये तीनों एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, तो उसे ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के तहत किस संस्था को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। तो याद रखिएगा सेबी को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। अब देखिए सेबी की स्थापना कब होती है तो 1988 में इसकी स्थापना होती है और इसको संवैधानिक दर्जा 1992 में दिया जाता है। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। ये शेयर मार्केट जो इंडिया का होता है ना वो उसका ये देखरेख यही करता है। बात करते हैं इसके मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में है और मोस्ट इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिस्को कंपनी की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया। देखिए ये जो टिस्को कंपनी है ना उसकी स्थापना 1907 में जमशेदपुर में किया गया था जो वर्तमान में झारखंड में है और ये दोराबाजी टाटा के द्वारा किया गया था, तो इसे ध्यान में रखिएगा। वैसे टिस्को कंपनी का जो फुल फॉर्म होता है उसे भी ध्यान रखिएगा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी होता है, ठीक है, तो इसका नाम भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थोरियम का एक महत्वपूर्ण अयस्क होता है जिसका नाम क्या है, मोनाजाइट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और भारत में जो थोरियम है ना वो केरला में सबसे ज़्यादा मिलता है और ये भी क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। बात करते हैं थोरियम का। देखिए विश्व स्तर पर जो थोरियम है ना वो सबसे ज़्यादा इंडिया में ही मिलता है, मतलब इंडिया इसमें काफ़ी ज़्यादा अग्रणी है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध के किस शासक ने सर्वप्रथम अपने पिता की हत्या की थी। शासन स्थापित किया था तो ये अजातशत्रु था जिसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके इसने ये गति प्राप्त किया था। बात करते हैं अजातशत्रु का, तो ये हर्यक वंश का था और हर्यक वंश के संस्थापक बिंदुसार थे और इसके लास्टली जो शासक थे ना उनका नाम याद रखिएगा नागदशक, जिसको मार के शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना मगध पे करते हैं, तो वो फैक्ट भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं। तो देखिए आर्टिकल 75 के थ्रू जो है ना वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति करती हैं और प्रधानमंत्री के सलाह पे अन्य मंत्रियों के नियुक्ति भी करते हैं, ठीक है। वहीं पे बात करते हैं आर्टिकल 74 का। तो आर्टिकल 74 है ना वो ये बताता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद के हिसाब से कार्य करेंगे, ठीक है, तो ये भी फैक्ट ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चौरी चौरी घटना के कारण महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को कब वापस ले लिया गया था। तो ये 12 फरवरी 1922 को उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। अब ये चौरी चौरी कांड हुआ कहाँ था, तो ये यूपी में ही हुआ था और ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था। देखिए यहाँ पे काफ़ी हिंसा हुआ था, तो इसके कारण गांधी जी को हिंसा बिल्कुल पसंद नहीं था, वो अहिंसा को ही अपना सिद्धांत मानते थे, इसलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, ठीक है। और जब चौरी चौरी कांड हो रहा था ना तो गांधी जी उस टाइम बारदौली में थे, तो वो भी ध्यान रखिएगा, ये भी वो क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज किन देशों के बीच में होता है। देखिए अगर डेजर्ट साइक्लोन की बात करें तो ये इंडिया, यूएई और फ्रांस के बीच में होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है एआई आधारित गजराज सुरक्षा प्रणाली किसके द्वारा चलाया गया है। तो ये भारतीय रेलवे के द्वारा चलाया गया है। रेलवे पटरी पे क्या होती है ना कि काफ़ी जानवर आते हैं और उनका एक्सीडेंट हो जाता है, उससे बचाने के लिए जो है ये रेलवे के द्वारा गजराज सुरक्षा प्रणाली को चलाया गया जो कि एआई आधारित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहकारी समितियों को संविधान में किस संवैधानिक संशोधन के तहत उल्लेखित किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा इसको संवैधानिक संशोधन के तहत उल्लेखित किया गया है, ठीक है। सहकारी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो ये गृह मंत्रालय के तहत ही ये आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस समिति के सिफारिश पे शामिल किया गया था। तो याद रखिएगा स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे इसको शामिल किया गया था, भाग 4 के क और 51 के क के तहत, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों में किस तरंग की आवृत्ति जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। देखिए गामा किरणें की जो आवृत्ति होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है, तो आवृत्ति ज़्यादा होगी तो इनका ऊर्जा ज़्यादा होगी, तो ऊर्जा ज़्यादा होगा तो इसको दूर तक ले जाया जाएगा, मतलब इसका जो वेवलेंथ होता है, जो तरंगदैर्घ्य होता है ना वो बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है, तो इसे ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है ये। अब देखिए यहाँ से आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्टैटिक स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि नए राज्यों के प्रवेश व स्थापना संबंधी उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है।
तो इसे ध्यान रखिएगा आर्टिकल 2 में। देखिए भाग 1 में आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक का उपबंध है और इसी के तहत जो है वो आर्टिकल 2 के तहत नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना के बारे में बताया गया। वहीं पे बात करते हैं कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं और नामों में अगर परिवर्तन करना है तो वो कौन करेगा, तो वो भारतीय संसद के द्वारा किया जाएगा और इसके लिए वो उस राज्य से परमिशन वो बिल्कुल भी नहीं लेंगे। इस फैक्ट को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि अनुच्छेद 2 और 3 में परिवर्तन किए जाएं तो संविधान की कौन सी अनुसूची जो है वो प्रभावित होगी, तो याद रखिएगा अनुसूची यहाँ पे 1 कर लीजिएगा, अनुसूची 1 और 4 जो है वो इफेक्टिव होगी क्योंकि अनुसूची 1 में क्या कहा गया है, 1 में कहा गया भारतीय संघ और राज्यों के बारे में वर्णन है। अगर हम 2 के तहत राज्यों में परिवर्तन करते हैं या फिर 3 के तहत राज्यों में परिवर्तन करते हैं तो उसमें क्या होगा, इफेक्ट होगा ना आर्टिकल 1। वहीं आर्टिकल 4 क्या कहता है, राज्यसभा में सदस्यों की जो संख्या है वो बताता है, ठीक है, तो ये भी इफेक्ट होगा। तो मतलब 1 और 2 दोनों इफेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राज्य के सीमा क्षेत्र नाम में परिवर्तन करने के लिए क्या संबंधित राज्यों से अनुमति लेना आवश्यक है, जी नहीं, संसद आवश्यकता नहीं मानती है, वो अपने मन से कर देती हैं। नेक्स्ट है कि सन 1956 में से पूर्व भारतीय राज्य कितने भागों में बटे हुए थे, तो ये टोटल 4 भागों में बटे हुए थे और ये 4 भाग जो थे ना वो 1 भाग, 2 भाग, बी, सी और डी में थे। पहला क्या था, टोटल 4 भागों में थे। पहला जो था ना वो ब्रिटिश प्रांत वाले एरिया थे, दूसरा जो था वो देसी रियासत वाले एरिया में थे और तीसरा जो था वो आपका आ जाएगा कमिश्नरी जो क्षेत्र था ना वो वाला एरिया और चौथा अंडमान निकोबार वाला एरिया। तो ये 4 भागों में बटा हुआ था, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान लागू होने के समय भारत में राज्यों और संघ शासित क्षेत्र मतलब भारत में स्टेट यूटी की संख्या कितनी थी, तो उस समय 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, ठीक है, लेकिन वर्तमान में कितने राज्य हैं, 28 हैं और यूटी कितने हैं, तो 8 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान है, तो ये भाग 19 में इसका प्रावधान है। नेक्स्ट है कि संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है, तो ये भाग 9 में है, इसका वर्णन ध्यान रखिएगा। पंचायत की बात करते हैं तो 73वां संविधान संशोधन याद रखिएगा और नगर पालिका के लिए 74वां संविधान संशोधन याद रखिएगा। इसके तहत भाग 12 को जोड़ा गया था और इसके तहत भाग 11 को जोड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आधुनिक भारत के इतिहास के संबंध में निम्न में से कौन से राष्ट्रवादी नरम दलीय थे। देखिए यहाँ पे नरम दलीय की बात किया जा रहा है। देखिए भारत में जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी ना तो कांग्रेस 2 भागों में बढ़ जाता है 1907 के सूरत अधिवेशन में, ठीक है। तो ये बढ़ता क्यों है, तो उनकी जो कार्य प्रणाली थी ना इसके कारण उनकी जो मानसिकता थी ना, दोनों की मानसिकता अलग थी। तो एक गर्म दलीय बन जाते हैं और एक नरम दलीय बन जाते हैं। गर्म दलीय में नाम याद रखिएगा लाल बाल पाल और अरविंद घोष का, ठीक है। वहीं पे उसके बाद जो भी आ जाएंगे ना वो सारे के सारे नरम दलीय हो जाएंगे। जैसे कि फिरोज शाह मेहता क्या थे, नरम दलीय थे। गोपाल कृष्ण गोखले क्या थे, वो भी नरम दलीय थे। दादा भाई नौरोजी वो भी क्या थे, नरम दलीय थे। तो बस लाल बाल पाल और अरविंद घोष, बस इनका नाम याद रखिए, बाकी जितने भी थे ना वो सब के सब नरम दलीय थे, तो उसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन पहली भारतीय महिला थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, तो इसे ध्यान रखिएगा, ये सरोजनी नायडू थी जो कि 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने ही किया था। ये कानपुर है कहाँ पे, तो यूपी में है। यहाँ पे देखिए प्रथम भारतीय महिला पूछा है, अगर वैसे पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो याद रखिएगा वो एनी बेसेंट बनी थी, ठीक है। और वो कब बनी थी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था, तो ये गाया गया था 1896 का कलकत्ता अधिवेशन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दादा भाई नौरोजी ने कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वो अध्यक्ष बने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका पीरियड याद रखिएगा, 1896 में बने थे, 1893 में और 1906 में। ये 1896 में वो कलकत्ता में अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, यहाँ पे लाहौर में, और यहाँ पे उन्होंने कलकत्ता में ही उन्होंने अध्यक्षता की थी और यहीं पे सबसे पहले उन्होंने स्वराज शब्द का नाम लिया था। वैसे स्वराज शब्द की बात करते हैं तो स्वराज शब्द का सबसे पहला यूज दयाराम सरस्वती ने करा था, ठीक है, तो उनका नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने 1888 के इलाहाबाद कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो इनका नाम याद रखिएगा जॉर्ज यूले, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ब्रिटिश सेवानिवृत्त सिविल सेवा अधिकारी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
की बैठक बुलाने की पहल की थी। तो A.O. ह्यूम के द्वारा ये पहल किया गया था। इन्होंने इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना किए थे 1884 में, ठीक है। और वही जाके दिसंबर 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना होती है, जब अधिवेशन होता है मुंबई में, तो उसका नाम चेंज कर दिया जाता है इंडियन नेशनल यूनियन से, उसको बदल दिया जाता है किसमें, कांग्रेस में। और ये सुझाव कौन देते हैं, तो नौरोजी जी देते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, तो उसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बंट जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बंट जाते हैं। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता के बाद जयपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो ये पट्टाभी सीतारामैया जी ने करा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में कुछ कथन है, उस पर विचार करने के लिए दिया गया है, तो हम लोग विचार कर लेते हैं। पहला कथन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि प्रारंभिक नेता मुख्य रूप से उच्च मध्यम वर्ग से थे, बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है कि कांग्रेस ने शुरू में ब्रिटिश शासन में पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य रखा था, जी नहीं, उन्होंने शुरू में ये लक्ष्य नहीं रखा था। ये लक्ष्य कांग्रेस के द्वारा जो है ना, वो दिसंबर 1929 का जो लाहौर अधिवेशन होता है, जिसके अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने करा था, वहीं पर सबसे पहले पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा जाता है। चौथा कथन है कि राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बॉम्बे में आयोजित किया गया था, पहला बिल्कुल सही है। होना तो पुणे में था, लेकिन वहाँ पे कुछ प्लेग वगैरह फैल गया था, इसके कारण बम्बई में गोकुलदास तेजपाल कॉलेज में 25 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का अधिवेशन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने करा था, ठीक है। तो इतने सारे फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि यही गलत था, ठीक है। यहाँ पे सही पूछा हुआ है ना, तो 1 3 4 1 2 4 हो जाएगा, 3 नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर वही क्वेश्चन आ गया कि पहली बार पूर्ण स्वराज का जो लक्ष्य है वो कांग्रेस ने कब घोषित करा है, तो दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में उन्होंने घोषित किया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा सरोजनी नायडू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। देखिए यहाँ पे ऑप्शन तो वैसा नहीं है, तो उस हिसाब से बस ध्यान रखिएगा कि 1925 के कानपुर अधिवेशन में इनको चुना गया था। वैसे जनरली यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली भारतीय महिला कौन थी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता किया, पहला, और दूसरा इन्होंने कहाँ की अध्यक्षता किया, बस 2 ही फैक्ट इससे पूछा जाता है। तो यही 2 फैक्ट ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कराची अधिवेशन जो आयोजित किया गया था, इसकी अध्यक्षता किसने करा है, तो सबसे पहले ये कराची अधिवेशन 1931 में हुआ है, और यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता किया है। और फर्स्ट टाइम जो मौलिक अधिकार की मांग है ना, ये कराची अधिवेशन में ही रखा गया था, ठीक है। तो उसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है, तो ये पश्चिमी विक्षोभ है, और इसी के कारण भारत के उत्तर से लेकर पश्चिम दिशा में शीत ऋतु में वर्षा होती है। और ये जो पश्चिमी विक्षोभ है, ये कहाँ से उत्पन्न होती हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या पश्चिमी विक्षोभ कैस्पियन सागर में उत्पन्न होती है, बिल्कुल गलत है। भारत में इनका प्रवेश पश्चिमी जेट प्रवाह में होता है, देखिए ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि भारतीय मानसून के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि मानसून पवनें नियमित पवनें होती हैं, जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरा कथन है कि भारत में वर्षा लाने वाला एकमात्र तंत्र अरब सागर से उठने वाली दक्षिण पश्चिम मानसूनी, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अरब सागर से ही दक्षिण पश्चिम मानसून के थ्रू इंडिया में वर्षा होती है। तीसरा कथन है कि भारतीय द्वीपों पर मानसून की पहली वर्षा होती है और मानसून की वापसी से भी बाद में वर्षा हो, देखिए ये सही है। तो इसका राइट आंसर सिर्फ 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सही बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मानसून की अरब शाखा और बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है वो कहाँ पे मिलती हैं, तो ये मिलती हैं गंगा के उत्तर पश्चिम भाग में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्षा ऋतु में तमिलनाडु के शुष्क रहने का कारण क्या है। यहाँ पे तमिलनाडु जो है ना वो सूखा क्यों रहता है वर्षा ऋतु में, तो तमिलनाडु का जो तट है वो बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनों के समांतर होती है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि यह दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब शाखा के वृष्टि सहायक क्षेत्र में पड़ती है, बिल्कुल सही है। तो ए और 2 दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो पहला कथन है कि मानसून के पीछे हटने और लौट जाने को मानसून का निवर्तन कहा जाता है, बिल्कुल सही है। लौटती हुई मानसून पवनें अरब सागर से जलवाष्प ग्रहण करके तमिलनाडु के तट पे वर्षा करती है, जी नहीं, ये जो लौटती हुई मानसून होती है ना वो अरब सागर से पानी नहीं लेती, बल्कि वो बे ऑफ बंगाल से लेती हैं, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किन क्षेत्रों में 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा होती है। तो याद रखिएगा, भारत का जो पश्चिमी घाट है यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है। मेघालय की जो पहाड़ी है यहाँ पे भी होती है, और उत्तर पूर्व का जो हिमालय का जो क्षेत्र है ना, वहाँ पे भी 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है, लेकिन कोरोमंडल तट पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो 1, 3 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है। तो याद रखिएगा, मेघालय का जो मानसून राव है वहाँ पे विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होता है भारत को। तो ये दक्षिण पश्चिम जो मानसून होती है, जो इधर से आती है, उनसे ही होता है, तो ध्यान रखिएगा उसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सुमेलित करने का दिया गया है। ये इसका जलवायु क्षेत्र है, जलवायु परिस्थिति, और ये इसका कारण है। तो पहला यहाँ पे बता रहा है कि कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म क्यों होती है, क्योंकि ये इनके अक्षांशों में अंतर होने के कारण होती है। दूसरा है कि हिमालय में हिमपात क्यों होता है, क्योंकि वो उत्तर पश्चिम मानसून के कारण यहाँ पे हिमपात होता है। तीसरा है कि पश्चिम बंगाल से पंजाब की ओर जाते जाते वर्षा कम क्यों हो जाती है, समुद्र की दूरी के कारण, ठीक है। अब यह है कि सतलज गंगा मैदान में शीतलता में कुछ वर्षा होती है, ये तुंगता के कारण होती है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित में से कौन से पवनों के द्वारा होती है। तो दक्षिण पश्चिम पवनों से भारत में मानसून की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस में सबसे अधिक औसतन वार्षिक वर्षा होता है। तो ये मानसून राम मेघालय में होता है। नेक्स्ट है कि भारत के पहले गैर नागरिक, मतलब भारतीय नागरिक नहीं थे, विदेशी कौन थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। तो इनका नाम याद रखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जो कि पहले व्यक्ति थे। अगर सेकेंड व्यक्ति का नाम आपसे पूछा जाएगा तो नेशनल मंडेला, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत रत्न पुरस्कार तुरंत अस्वीकार करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो ये अब्दुल कलाम आज़ाद जी को जब भारत रत्न के लिए सम्मानित के लिए घोषणा किया गया था ना, तभी उन्होंने उसको अस्वीकार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया और बाद में पुरस्कार वापस ले लिया गया। तो ये सुभाष चंद्र बोस को किया गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत रत्न पुरस्कार के किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ये राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। भारत रत्न के लिए सिफारिश कौन करते हैं। तो ये प्रधानमंत्री करते हैं। किससे करते हैं। तो ये राष्ट्रपति को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 2024 में भारत के कितने लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो इनका नाम, पांचों का नाम ध्यान रखिएगा। पहला है कर्पूरी ठाकुर, दूसरा है MS स्वामीनाथन, तीसरा है PV नरसिम्हा, चौथा है चौधरी चरण सिंह, और पांचवा है कृष्ण आडवाणी जी। तो पांचों का नाम आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत रत्न पहले प्राप्तकर्ता कौन है। तो CV रमन राधाकृष्ण और C राजा गोपाल जी को, तीनों को जो है ना वो सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे। तो इनका नाम याद रखिएगा, CV रमन थे। और कौन से पहले प्रधानमंत्री थे। तो ये नेहरू जी थे। और भारत रत्न प्रधानमंत्री कौन थे जिनको डेथ के बाद मिला था। तो याद रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। और पहली महिला कौन थी जिनको भारत रत्न दिया गया था। तो ये इंदिरा गांधी थी, याद रखिएगा। भारत रत्न प्राप्त करने वाले दूसरे विदेशी कौन थे। तो ये देखिए, नेशनल मंडेला थे। और पहले कौन थे, आपको हम अभी बताए हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान थे। देखिए, मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी। तो अरुणा अशरफ अली थी। तो देखिए, यहाँ पे हमने टोटल 75 क्वेश्चन को कवर कर दिया है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा चैनल को, ताकि ये टेस्ट सीरीज मैं आपके लिए प्रोवाइड कर सकूँ टाइम पे। तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो पे।